आप जिस पर ध्यान यानी फोकस केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है, जिस पर आप सोचते हैं वह फैलता है और जिस पर आप लगातार विचार करते हैं वह आपके भाग्य को निर्धारित करता है। फोकस केंद्रित करना एक महत्वपूर्ण कौशल है। जैसे जैसे दुनिया तेजी से विकसित हो रही है, इतनी सारी सूचनाओं और घटनाओं के बीच ध्यान भटकना, अलगाव और खोया हुआ महसूस करना बहुत आसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह किताब आवश्यक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अच्छी मार्गदर्शिका है। आज हम फोकस नामक किताब के बारे में जानेंगे, जिसे डैनियल गोलेमैन ने लिखा है। इसमें आप यह सीखेंगे कि कैसे व्यक्तिगत से लेकर पेशेवर जीवन तक महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। ध्यान की 3 श्रेणियां हैं: आंतरिक, बाहरी और अन्य। प्रत्येक श्रेणी आवश्यक होती है ताकि संतुलन बना रहे और आप अधिक उत्पादक बन सकें। एक लीडर बनने के लिए आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना चाहिए जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस किताब के सारांश में हम फोकस के उतार चढ़ाव की बुनियादी बातों और कैसे अपनी मानसिकता के रहमोकर्म पर न रहकर ध्यान केंद्रित रहना है, इस पर जरूरी जानकारियों का अन्वेषण करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। पुस्तक को आसानी से समझने के लिए हमने इसके महत्वपूर्ण पाठों को 8 अध्यायों में समझाया है। अध्याय 1, अपने काम से प्यार करें। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप दिन भर के अपने काम को लेकर उत्साहित होते हैं? हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए शोध में पाया गया कि जो लोग अपने काम के प्रति उत्साहित होते हैं वे सामान्य लोगों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उत्साहित रहने के लिए वे अपने काम को एक बड़े उद्देश्य से जोड़कर रखते हैं। ऐसे लोग अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन जो लोग अपने काम के लिए प्रेरित नहीं होते हैं वे या तो तनाव में रहते हैं या बोर हो जाते हैं। जीवन में या किसी भी काम में प्रवाह तब आता है जब हम वही करते हैं जो हमें पसंद होता है, जैसे अपना पसंदीदा काम या व्यवसाय। यह उन लोगों में आम है जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं। इसलिए सफल लोग अपने पसंदीदा काम करते हुए चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रगति का हर रास्ता केवल तभी खुल सकता है जब आप उस काम का सामना करें जो आपकी क्षमताओं को अधिकतम तक चुनौती देता है। इसके अलावा हम उस काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे भावनाओं से जुड़ा होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस काम में सफल होते हैं या नहीं। उस काम के लिए भावनात्मक जुड़ाव के कारण हमारे भीतर गहरे ध्यान का प्रवाह शुरू होता है। इस अवस्था में हम उस काम के लिए अधिक सक्रिय प्रयास करते हैं। जब हमारा मन इस अवस्था में होता है तो जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं हम उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि कई लोग दिन में सपने देखते हैं। जैसे सोशल मीडिया या यूट्यूब पर हम अपने करियर में सफल लोगों की जीवन शैली देखने में घंटों बर्बाद कर देते हैं। लेकिन उस जीवन शैली को जीने के लिए हम अपने सबसे महत्वपूर्ण काम में अच्छे बनने में कम समय लगाते हैं। इससे उनका ध्यान भटक जाता है और वे अलगाव और उदासी महसूस करने लगते हैं और दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या भी होती है। इस स्थिति से बचने के लिए अपने आप को उन कामों में व्यस्त रखें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और जो आपको पसंद है। इससे आपकी प्रेरणा और उत्साह बढ़ेगा और आपके भीतर उद्देश्य की भावना विकसित होगी। इसलिए अपने पूरे ध्यान को उस काम पर केंद्रित करना आवश्यक है जिसे आप सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और जिसे आप करना पसंद करते हैं। अध्याय 2, वर्तमान का आनंद लें। एक बार लेखक के मित्र जो ध्यान शिक्षक थे एक कहानी सुना रहे थे। एक बार एक वकील उनके पास आया। अब जैसा कि वकील का काम होता है, वह वकील भी अदालत में अपने मुवक्किल का केस जीतने के लिए पूरी ताकत से बहस करता, कभी कभी पूरी रात जागकर शोध और तैयारी करता। अब वह वकील पूरे दिन गुस्से और जोरदार माहौल में रहता था, इसलिए
उसके लिए इस तरह सोचना आदत बन गई थी कि वह अपने मुवक्किल को समस्या से बाहर निकालने के लिए रणनीतियां बनाते हुए बहस कर रहा है। इन सभी चीजों के कारण उसका मानसिकता अब अधिकतर समय गुस्से में रहती थी। एक दिन वह वकील उस महिला से मिला। उसे माइंडफुलनेस यानी अपने मन के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने के बारे में सिखाने के लिए उस महिला ने उसे कुछ किशमिश दी और कहा कि उन्हें एक एक करके खाओ। जैसा कि महिला ने कहा था, वह हर किशमिश खाते समय वर्तमान क्षण का आनंद ले और उसका पूरा स्वाद ले। फिर महिला ने उस वकील से कहा कि वह अपनी सांसों के प्राकृतिक प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करें और इस दौरान मन में चल रही अन्य सभी विचारों को अनदेखा करें। इस तरह उसने अगले 15 मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और 15 मिनट बाद उसके मन में हो रहा उथल पुथल शांत हो गया। जब हम अपनी इंद्रियों पर पूरा ध्यान देते हैं तो मन अपने सामान्य विचार बंद कर देता है। क्या आपने गौर किया है कि जीवन की कठिनाइयों के बावजूद आपका पालतू बिल्ली आपके गोद में प्यार से कूद रही है या आपका कुत्ता दरवाजे पर आपके लिए उत्साहित होकर इंतजार कर रहा है? उनके जीवन में भी कठिनाइयां हैं, फिर भी वे इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि वे अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ अलग है। हम अक्सर बेकार की चीजों के बारे में चिंता करके अपने मन को भटका देते हैं, और जितना अधिक हमारा मन भटकता है उतना ही हम उन चीजों को कम देख पाते हैं जो हमें पसंद है और जो सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा करके हम दूसरे परिणाम स्वतः ही प्राप्त कर सकते हैं। एक शोध में कई छात्रों को एक ही विषय पढ़ने के लिए दिया गया। रिपोर्ट में पाया गया कि ज्यादातर छात्र पढ़ाई के दौरान इधर उधर देख रहे थे या ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। इसका कारण यह है कि जब हम कुछ पढ़ते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो हमें पसंद नहीं आता, तो हमारा मन अक्सर भटकने लगता है और हमें एक जगह ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है। फिर दूसरे समूह के छात्रों को वे विषय दिए गए जिन्हें वे चाहते थे। सभी बच्चों ने अपने विषयों को ध्यानपूर्वक पढ़ा। 1000 घायलों की ड्राइवरों का अध्ययन करने पर पाया गया कि दुर्घटना से ठीक पहले उनका दिमाग कहीं और भटका हुआ था। जितनी तेजी से उनके दिमाग में विचलित करने वाले विचार चल रहे थे, ड्राइवर के दुर्घटना का शिकार होने की संभावना उतनी ही ज्यादा थी। जैसे ही मन भटकता है, हमारे काम पर ध्यान केंद्रित करने वाले तंत्रिका सर्किट निष्क्रिय होने लगते हैं। इसके कारण महत्वपूर्ण काम को ध्यान से करने के बजाय हम दिन में सपने देखने लगते हैं। इसलिए यह सामान्य है कि जब हम दिन में सपने देखते हैं तो हम काम में ज्यादा गलतियां करते हैं। तो सीख यह है कि अपने ध्यान को बढ़ाने के लिए अपने वर्तमान काम का पूरा आनंद लें। अध्याय 3, ध्यान पुनर्स्थापित करना। समय समय पर कुछ मिनटों के लिए आराम लेते रहें। इससे हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा फिर से भर जाती है और हम दोबारा से फोकस कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मस्तिष्क के मसल्स को आराम कैसे मिलेगा, क्योंकि वे हमेशा काम करते रहते हैं। इसके लिए इन तरीकों को अपनाएं। आराम के लिए ब्रेक लें। सबसे आरामदायक माहौल प्रकृति में होता है, इसलिए प्रकृति में समय बिताएं। शांति से भरे वातावरण में कुछ समय बिताने से हमारा फोकस और धैर्य बढ़ता है। इसके लिए आप पार्क में जा सकते हैं या फिर सूर्यास्त के समय बादलों की लाली को महसूस कर सकते हैं या तितली के उड़ने को देख सकते हैं। ऐसी गतिविधियां हमारे भीतर से आराम लाने में मदद करती हैं, जिससे फोकस और स्मरण शक्ति में सुधार होता है और अवलोकन शक्ति बढ़ती है। अध्याय 4, इच्छा शक्ति फोकस को बढ़ाती है। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने पर ध्यान दें। यह हमारे आंतरिक ध्यान को बढ़ाने के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गहरी फोकस, प्रेरणा और मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। हमारी इच्छा शक्ति यह तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि हमारे जीवन में क्या होता है। उदाहरण के लिए यह देखा गया है कि जिन बच्चों की इच्छा शक्ति मजबूत होती है, वे अपने संकल्पों पर अधिक दृढ़ रहते हैं, जबकि जिनकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है,
वे जल्दी से अपने संकल्पों से भटक जाते हैं। एक अध्ययन में 1000 से अधिक बच्चों पर प्रयोग किए गए, जिनमें उनकी निराशा, चिंता, ध्यान केंद्रित करने और संकल्पों को निभाने की क्षमता का विश्लेषण किया गया। 20 साल बाद इन सभी बच्चों के जीवन का फिर से अध्ययन किया गया, जिसमें उनकी स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और आपराधिक रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया। परिणामों में पाया गया कि जिन बच्चों का आत्मनियंत्रण और संकल्प शक्ति बचपन में बेहतर थी, वे इस समय में अधिक सफल और खुश थे। आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति वे गुण हैं जिन्हें आप जबरन नहीं विकसित कर सकते। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप उस काम से प्यार करें जिसे आप कर रही हैं। इसका कारण यह है कि हमारा काम हमारी मान्यताओं को दर्शाता है। यदि आप अपने काम से प्यार करते हैं, तो यह आपको अपने लक्ष्यों की ओर मजबूत इच्छा शक्ति और फोकस के साथ प्रेरित करेगा और परिणाम चाहे जो भी हो, आपको अंतिम समय तक आवश्यक प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। अध्याय 5, अच्छे संबंध बनाने के लिए भावनात्मक सहानुभूति पर ध्यान दें। दूसरों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए सहानुभूति आवश्यक है। सहानुभूति के 2 प्रकार होते हैं, संज्ञानात्मक सहानुभूति और भावनात्मक सहानुभूति। संज्ञानात्मक सहानुभूति हमें दूसरों की आंखों से दुनिया देखने की क्षमता देती है। यह हमें अन्य लोगों के दृष्टिकोण और उनके दुनिया को समझने के तरीके को समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति आपको बताता है कि वह दुखी है क्योंकि उसके करीबी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है, तो अगर आपके पास संज्ञानात्मक सहानुभूति है, तो आप उसकी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, लेकिन यह महसूस करने की कोशिश नहीं करते कि वह कैसा महसूस कर रहा है। भावनात्मक सहानुभूति में आप वही महसूस करते हैं जो दूसरा व्यक्ति महसूस कर रहा होता है। एक अध्ययन में उन लोगों के मस्तिष्कों का अवलोकन किया गया जिनमें भावनात्मक सहानुभूति थी, जब वे दूसरों को खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक लेते हुए देख रहे थे। अध्ययन में पाया गया कि उनकी मस्तिष्क की दर्द सर्किट भी सक्रिय हो गई थी। दूसरे शब्दों में, वे अपने मन में दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते थे। अध्याय 6, बड़ी तस्वीर पर ध्यान दें और अपने प्रभाव का प्रबंधन करें। अधिकांश लोग केवल अपने तत्काल जीवन में क्या हो रहा है इस पर ध्यान देते हैं और केवल अल्पकालिक योजनाएं बनाते हैं। इस मानसिकता की समस्या यह है कि वे उन दूरस्थ चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारी नहीं करते या उन्हें नजरअंदाज करते हैं, जो उनके जीवन पर लंबे समय में बहुत प्रभाव डालेंगी। हालांकि यह हमारी प्रकृति का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, हमारे आपातकालीन फंड में कम से कम 6 महीने के खर्च होने चाहिए। हमारे पास सेवानिवृत्ति से पहले उन स्रोतों से दोगुनी आय होनी चाहिए जो हमारी पहली आवश्यकता से अधिक हों। जो लोग केवल तत्काल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे अल्पकालिक परिणामों के आधार पर समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं, जिससे दीर्घकालिक चुनौतियों से निपटने की तैयारी कम हो जाती है। अध्याय 7, अच्छा नेतृत्व सहयोग और ध्यान पर निर्भर करता है। जब एक सफल संगठन का नेतृत्व करने की बात आती है, तो अच्छा ध्यान बहुत आवश्यक होता है। कंपनी को सही समय पर सही दिशा में ले जाना उसके की आत्मजागरूकता या फोकस पर निर्भर करता है। हालांकि एक उच्च IQ आपको किसी भी कार्य में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है, लेकिन यह गुण अकेले एक अच्छा बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक आपको यह आत्मजागरूकता नहीं होगी कि आपकी ताकतें और कमजोरियां क्या हैं, आपके टीम के सदस्यों की क्या कमजोरियां और ताकतें हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, तब तक एक प्रभावी बनना मुश्किल है। जिन मालिकों में यह जागरूकता नहीं होती, वे अक्सर अपने कर्मचारियों की कमियों को ढूंढते हैं और उनसे उनकी प्राकृतिक क्षमता से अधिक काम करने की कोशिश करते हैं। कर्मचारियों की क्षमताएं अलग अलग होती हैं और मालिक अपनी इच्छा अनुसार उन्हें अन्य काम करने के लिए कहते हैं। इस व्यवहार से एक नकारात्मक माहौल उत्पन्न होता है। उनका ध्यान केवल अपने परिणामों पर होता है, जिससे वे यह नहीं समझ पाते कि उनके निर्णयों का उनके आसपास के टीम सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे की जो अपनी टीम पर ध्यान देता है,
उनकी छोटी उपलब्धियों की सराहना करता है और यह स्वीकार करता है कि कुछ काम वे बिना सीखने के नहीं कर सकते। इस प्रकार का आत्म जागरूक होता है। वह अपनी टीम की कमियों और कमजोरियों को जानता है और इस प्रकार वे एक दूसरे की कमजोरियों को अपनी अपनी ताकतों से दूर कर एक मजबूत टीम बना सकते हैं। वे दूसरों की कार्यशैली और क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें अपनी तरह से काम करने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा एक प्रभावी अपने विजन पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है। वह जानता है कि जितना स्पष्ट और लक्ष्य उन्मुख एक का विजन होगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि वे दूसरों को उस लक्ष्य की ओर विश्वास और सहयोग के साथ काम करने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। एक बड़ा विजन हर सफल व्यापार योजना की नींव होता है। ऐसे विजन को वास्तविकता में लाने के लिए एक महान की आवश्यकता होती है, जो हमेशा अपने विजन पर ध्यान केंद्रित रखता है, टीम के सदस्यों को उस पर काम करने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें यह समझाता है कि इसे हासिल किया जा सकता है। 19वीं शताब्दी में अधिकांश लोग मानते थे कि एक मध्यम वर्ग की गृहिणी महंगी सिलाई मशीन नहीं खरीद सकती, लेकिन सिंगर का विजन हर घर में सिलाई मशीन पहुंचाने का था। उन्होंने अपने विजन पर ध्यान केंद्रित किया और कम कीमत वाली मशीनें बनाकर मार्केटिंग के माध्यम से और अन्य समान तरीकों को अपनाकर लगभग हर गृहिणी के लिए सिलाई मशीन खरीदना आसान बना दिया। और इस तरह उन्होंने हर घर में सिलाई मशीन का विजन लोगों की इच्छा बना दिया, जैसे महिलाओं को आत्मनिर्भरता के विजन के साथ आगे ले जाना। इस प्रकार के सफल लीडर दूसरों को सफल बनाने में भी प्रेरित होते हैं। केवल परिणामों पर ध्यान देने के बजाय, लेकिन अपने आसपास के लोगों पर उनके प्रभाव से अनभिज्ञ होने के बजाय, अच्छे लीडर दूसरों को सशक्त बनाने और समाज में योगदान देने का भी प्रयास करते हैं। एक अच्छा लीडर अपने कर्मचारियों को किसी कार्य के लिए केवल आदेश देने के बजाय उनके प्राकृतिक प्रतिभाओं को पहचानने और विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। वहीं दूसरी ओर अप्रभावी लीडर दूसरों पर अपने प्रभाव को नहीं देख पाते, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, मैक्सिको की खाड़ी में BP ऑयल फैक्ट्री द्वारा हुई आपदा के कारण कई पक्षियों और जानवरों की मौत हो गई और खाड़ी के लोगों ने इसके लिए BP ऑयल फैक्ट्री के ड्रिलिंग को दोषी ठहराया। BP कंपनी के CEO टोनी हेवर्ड ने अपनी भावनाओं के लिए सहानुभूति दिखाने के बजाय अहंकार में मीडिया से कहा, इस बारे में मुझसे ज्यादा शर्मिंदा कोई नहीं है, इसलिए आप लोग अपना काम करो, हम इसे जल्द ही ठीक कर लेंगे। इस व्यवहार ने BP कंपनी के प्रति लोगों में क्रोध की लहर पैदा कर दी, जिससे कंपनी की छवि जनता की नजरों में पहले से भी बदतर हो गई। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि जब एक लीडर यह समझने में विफल हो जाता है कि उसके कार्यों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है और लोग उससे किस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं, तो क्या हो सकता है। इसलिए जागरूकता के साथ निर्णय लें, अपने विजन और कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। अध्याय 8, सफल लोग की तरह भविष्य की सोच रखें। सफल लोग भविष्य की चीजों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। यह मानसिकता उन्हें बाजार में आगे बढ़ने के अवसरों को पहचानने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स ने समझा कि एप्पल कंपनी को आगे ले जाने के लिए ग्राहकों की जरूरतें महत्वपूर्ण हैं। कई अलग अलग उत्पाद बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्होंने यह तय किया कि अब एप्पल केवल उन्हीं कुछ उत्पादों का निर्माण करेगा जिनकी गुणवत्ता हम बाजार में सबसे अच्छी दे सकते हैं या जिन्हें हम ग्राहकों की मांग के अनुसार सटीक रूप से बना सकते हैं। दूसरी ओर, अप्रभावी लोग भविष्यवादी दृष्टिकोण और ग्राहकों की मांग को समझे बिना उपलब्ध उत्पादों और तकनीकों का उपयोग करके अपने सुविधानुसार उत्पाद बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वे लंबे समय में असफल हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्मार्टफोन कंपनी ब्लैकबेरी है। 2000 के दशक के मध्य तक ब्लैकबेरी स्मार्टफोन एक पसंदीदा फोन बन गया था, लेकिन सिर्फ 5 साल के भीतर इसने अपने 75% ग्राहकों को खो दिया। लेकिन क्यों? ब्लैकबेरी कंपनी आईफोन और अन्य टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स की बढ़ती लोकप्रियता को नहीं देख पाई
जो लोगों को जल्दी और आसानी से जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रदान कर रहे थे। लेकिन इसके बजाय ब्लैकबेरी ने अपने फोन में इस फीचर को जोड़ने के बजाय बैटरी बैकअप पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। कंपनी यह समझने में विफल रही कि उपयोगकर्ता टचस्क्रीन फीचर के साथ फोन खरीदने के लिए तैयार थे, भले ही बैटरी बैकअप कम हो। इसलिए उपयोगकर्ताओं ने अन्य टचस्क्रीन मोबाइल कंपनियों से फोन खरीदना शुरू कर दिया। ब्लैकबेरी एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि जिन कंपनियों के पास भविष्य की दृष्टिकोण नहीं होती, वे असफल हो जाती हैं। इसका सबक यह है कि प्रतिस्पर्धा को मात देने के लिए आपको अपने ध्यान को नवाचार पर भी केंद्रित करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी फोकस बुक का सारांश। आइए दोहराते हैं कि हमने अब तक इस पुस्तक से क्या सीखा, ताकि इसे आसानी से याद रखा जा सके। किसी भी काम में ध्यान बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आप उस काम से प्यार करें जो आप कर रहे हैं। जब हम अपना पसंदीदा काम करते हैं तो उस पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना बढ़ जाती है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए भावनात्मक सहानुभूति पर ध्यान केंद्रित करें। अपने वर्तमान छोटे लक्ष्यों के साथ साथ बड़ी तस्वीर पर भी ध्यान दें। इससे आपके वर्तमान काम पर ध्यान अपने आप बढ़ जाएगा। अनुकरणीय नेतृत्व के लिए अपने टीम के साथियों की प्राकृतिक प्रतिभाओं की पहचान करें और उन्हें उसी अनुसार काम सौंपें, ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अपने क्षेत्र की बड़ी तस्वीर से अवगत रहें। आने वाले समय में क्या मांग हो सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया इसे थम्स अप दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे और वीडियो मिल सकें। धन्यवाद।